नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 14 वर्ष लड़के की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनके फादर ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि इनका बच्चा अभी 7वीं कक्षा में है और शिक्षा और करियर को लेकर के इन्होंने सवाल किया है। कहते हैं कि पढ़ाई में जो है इनका मन नहीं लगता, खेलकूद और दोस्तों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और बेसिकली इनको जानना है कि आगे इनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, करियर किस क्षेत्र में बनाया जाए। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ होती है 5 नंबर से, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है सिंह लग्न की और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, यानी कि इस जातक का लग्न सिंह है और इनकी राशि भी सिंह हो गई। अग्नि तत्व प्रधान ये कुंडली बन जाती है। जातक के स्वभाव की बात करें तो जातक का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन वाला होगा, गुस्से वाला होगा और ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। सूर्य के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। ये जिद हो सकता है तो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाए या फिर विफलता की ओर, लेकिन जिद तो होती है। सिंह लग्न वाले लोगों में जिद तो होती है। यहां पर लग्नेश सूर्य को देखें तो छठे भाव में आकर के सूर्य बैठ गए हैं। लग्नेश का छठे भाव में आकर के बैठना कई बार बताया है कि अवयोग है। अवयोग क्यों है? क्योंकि 6, 8 और 12 ये 3 भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं कुंडली में और लग्नेश का शरीर भाव के स्वामी ग्रह का आकर के वहां बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर बैठने से सूर्य लग्न से देखें तो षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं। लग्न की तरफ पुनः चलते हैं। 28 डिग्री का लग्न है यहां पर, यानी कि लग्न के पास जो बल है वो भी काफी कम है। चंद्रमा 20 डिग्री के साथ लग्न में विराजमान है। यहां पर चंद्रमा व्रत अवस्था के हैं। इस कुंडली में चंद्रमा देव देखें तो द्वादशेष है, कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। चंद्रमा लग्न में आकर के बैठा हुआ है। अब इस चंद्रमा के ऊपर टिप्पणी करने से पहले चंद्रमा के दाएं और बाएं ओर आप ध्यान दे लें। चंद्रमा के पीछे शनि है और चंद्रमा के आगे केतु, और चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह होता है कुंडली का। एक तरफ शनि हो जाए कुंडली में, एक तरफ केतु हो जाए किसी ग्रह के, इसे कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लगना। तो लग्न में चंद्रमा विराजमान है और उसके दोनों तरफ जो है शनि केतु की होने से यहां पर पाप कर्तरी दोष बन गया। कंसंट्रेशन की कमी देने वाला होगा, मन को विचलित करने वाला होगा, ध्यान को भटकाने वाला होगा। हालांकि लग्न में चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, इंसान का जो व्यक्तित्व होता है उसको निखारता है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा उसके लिए ये बढ़िया है, पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए चंद्रमा का यहां पर बैठना वीक पॉइंट बनता है। बलाबल अच्छा है चंद्रमा के पास, लेकिन फिर भी यहां पर पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से ये चंद्रमा बहुत शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएगा और तात्कालिक मैत्री में नहीं है सूर्य के साथ तो सम हो गए यहां पर चंद्रमा और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। केतु के ऊपर चलते हैं। 12 डिग्री का केतु है यहां पर और द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। धन का भाव, वाणी का भाव और परिवार वालों के साथ संबंध के लिए हम द्वितीय भाव को देखते हैं। केतु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। अब केतु बैठा हुआ है बुध की राशि में और बुध कहां है तो त्रिकोण में है बुध, लेकिन अस्त के और मृत अवस्था में बुध बैठे हुए, तो बहुत जबरदस्त स्थिति यहां पर बुध की नहीं नजर आ रही है। तो यहां पर बैठा हुआ जो केतु है हो सकता है तो आपके पास जो धन आए उसको टिकने में परेशानी करे। इसका मतलब है कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो अपने खर्चों के ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए।
बुध त्रिकोण में है और यहां पर त्रिकोण में बुध के होने से धन आपके पास आएगा। निश्चित रूप से धन को संभालना सीखिए, किसी को कटु वचन नहीं कहें, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव के ऊपर, तो आप किसी को कटु वचन कह सकते हैं। बुध की ये राशि है, आपकी वाणी में ज्ञान होना चाहिए, आपकी वाणी में बुद्धिमत्ता निकलनी चाहिए। तो कोशिश करें कि अपनी वाणी से सामने वाले को आप प्रभावित करें, और आपके अंदर ये गुण मौजूद है। केतु की दृष्टि पड़ेगी सूर्य के ऊपर, आपके आत्मविश्वास को यह परेशान करने वाला होगा, और अपनी दशांतर दशा में केतु आपके स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी देने वाले होंगे। केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट दिलवाएंगे, और केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ रही है। राहु केतु की दशा में आप देखेंगे तो आपके करियर में उतार चढ़ाव या एक बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। केतु 12 डिग्री का है, बल 100% है केतु के पास। गुरु को देख लेते हैं, किस डिग्री का गुरु है यहां पर, और तीसरे भाव में आकर के बैठा हुआ है। गुरु देखा जाए पंचमेश है इस कुंडली में, और साथ ही साथ अष्टमेश भी है। चूंकि वो पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी ग्रह है गुरु, तो एक कारक ग्रह हो जाएंगे इस कुंडली में। और तीसरे भाव में जाकर के गुरु बैठा हुआ है। देखिए, शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह गुरु तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि मेहनत पराक्रम का होता है। इसका साफ मतलब है कि आपको शिक्षा पूरी करने के लिए, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। यहां पर बैठ करके गुरु आपकी मेहनत में वृद्धि करने वाले होंगे। यहां पर बैठ करके गुरु आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए तो शुक्र और गुरु के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शुक्र गुरु की राशि में है और गुरु शुक्र की राशि में बैठे हुए। देखिए, इन दोनों का राशि परिवर्तन कोई बहुत शुभ राशि परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों भाव हैं ये आपस में जो है बहुत शुभ भाव नहीं है। पंचम भाव तो बहुत शुभ है, लेकिन तीसरा भाव अशुभ माना जाता है। तो आपको चाहिए कि आप पढ़ाई में एफर्ट्स डालें ताकि आपको सफलता मिले। 21 डिग्री का गुरु है, वृद्ध अवस्था का है, बलाबल 50% का होगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में ये लाभ करवाने वाले होंगे, अच्छी पत्नी देने की कोशिश करेंगे गुरु। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। आप मेहनत करिए, गुरु आपको भाग्य में पूर्ण लाभ देने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर। मेहनत के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ भी देखने को मिलेगा। तो गुरु बस आपसे एक ही बात चाहते हैं कि आप मेहनत करें। मेहनत के बाद ये गुरु शिक्षा, संतान, हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा और लाभ, इन सब में आपको वृद्धि देने वाला होगा, और कहीं ना कहीं विवाह में भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। चलते हैं पंचम भाव की तरफ। यहां पर शुक्र और बुध युति बना करके बैठे हुए हैं। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, लेकिन इस कुंडली में बुध बहुत ज्यादा कारक नहीं है और शुक्र भी बहुत कारक नहीं होते हैं। तो यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। और बुध भी यहां पर अस्त है और शुक्र भी यहां पर अस्त है। इसका मतलब है इन दोनों का जो बल है वो कम हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, खास करके शुक्र का। बुध की बात कर लेते हैं। यहां पर बुध 29 डिग्री के साथ अस्त होकर के पंचम भाव में विराजमान है। मृत अवस्था का है बुध और अस्त के भी हैं, तो बल कम हो जाएगा। लेकिन कई बार बताया है कि बुध अस्त होने के बावजूद रिजल्ट देने में कैपेबल होता है। इस कुंडली में बुध को देखा जाए तो वो धनेश है और लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है वो बुध के हाथों में है इस कुंडली में। और त्रिकोण में जाकर के बुध बैठा हुआ है, गुरु की राशि में और तात्कालिक मैत्री में है, यानी कि आप मेहनत करिए, बुध आपको अच्छा खासा धन देने वाला होगा। त्रिकोण में जाकर के बुध बैठे हुए हैं, धन आपके पास रहने वाला है। शिक्षा भाव में बुध बैठे हुए हैं, शिक्षा प्राप्त करिए, आप धन अर्जित कर पाएंगे। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर 26 डिग्री के साथ अस्त होकर के बैठे हुए हैं और वक्री भी है शुक्र। अब देखिए, पंचम भाव में शुक्र वक्री हुए तो पंचम भाव संबंधी चीजों में उतार चढ़ाव देंगे, यानी कि शिक्षा, लव, रोमांस, इन चीजों में आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बुध अस्त होने के बावजूद भी रिजल्ट देता है, शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा। शुक्र देखा जाए इस कुंडली में कर्मेश है और तृतीयेश है, तो करियर प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र और तीसरे भाव का भी स्वामी ग्रह है शुक्र, लेकिन वो सूर्य के मित्र नहीं है, तो उनको एक समग्रह माना जाएगा इस लग्न में।
पंचम भाव में शुक्र आकर के बैठे हुए हैं, इस भाव से केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और गुरु के साथ मैत्री में भी है, राशि परिवर्तन में भी है। तो मेहनत करिए, शिक्षा प्राप्त करिए, शुक्र भी आपको लाभ देने वाले होंगे। वक्री है शुक्र, शिक्षा संबंधी थोड़ी परेशानी, उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ऊपर चलते हैं और सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं। 4 डिग्री का सूर्य यहां पर बैठा हुआ है। सूर्य मृत अवस्था के यहां पर छठे भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश आकर के यहां पर बैठा हुआ है छठे भाव में। सूर्य का छठे भाव में बैठना शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएगा। सूर्य का यहां पर आकर के बैठना पिता के साथ संबंधों को खराब करने वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता कारक ग्रह है, पिता को दर्शाते हैं कुंडली में सूर्य, और इस सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। एक तो सूर्य छठे भाव में सूर्य बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपके लिए लग्नेश है, तो लग्नेश का छठे भाव में आकर के बैठना बहुत जबरदस्त नहीं। उसके अलावा सूर्य शनि की राशि में बैठ गए, वीक पॉइंट। शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं है, वीक पॉइंट, तो अति शत्रुता हो गई। शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है, तो सूर्य पीड़ित हो जा रहे हैं। सूर्य पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि शनि की राशि में है और शनि से दृष्ट भी है। तो आत्मविश्वास में कमी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी आपको परेशानी दे सकता है और पिता के साथ संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। हालांकि यहां पर यदि आप सूर्य को बेहतर कर लें तो यही सूर्य आपको कंपटीशन में सफलता और जॉब में भी आपको लाभ देने वाला होगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। धन का व्यय और विदेश की यात्राएं आपको ये सूर्य करवाने वाले होंगे। नेत्र में थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको, मतलब कि आपके नेत्रों में चश्मा वगैरह लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहां पर देखें 12 डिग्री का राहु है, ध्यान से देखिए, इस भाव को ध्यान से देखिए। पीछे सूर्य है और आगे राहु है, बीच में है सप्तम भाव। सप्तम भाव को पाप कर्तरी दोष लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तरफ सूर्य है, एक तरफ राहु है, तो सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप के लिए होता है। तो पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से थोड़ी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा और मैं यहां पर रुककर आपको बताता हूं, आपका जो चतुर्थ भाव है और आपका जो द्वितीय भाव है, ये शुभ कर्तरी योग में है। द्वितीय भाव शुभ कर्तरी में क्यों है? क्योंकि एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ गुरु है, तो धन संबंधित चीजों में ये लाभ देगा, क्योंकि शुभ कर्तरी योग है ये। उसी प्रकार चतुर्थ भाव को देखिए तो एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ शुक्र और बुध हैं। इस वजह से जो सुख का स्थान है वहां शुभ कर्तरी योग बने हुए हैं, तो आपको प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख जीवन में देखने को मिलेगा। तो 2 शुभ कर्तरी योग है कुंडली में, तो वहीं लग्न और सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ रहा है, तो ये दोनों ही भाव पाप कर्तरी दोष में है। राहु अष्टम भाव में 12 डिग्री का बैठा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए राहु का अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। मीन राशि का राहु है यहां और गुरु की राशि में बैठा हुआ है, और गुरु तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से यहां पर बैठा हुआ राहु अपनी दशा अंतर्दशा में आपको परेशानी देने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। जीवन में आपको अचानक से ये कोई परेशानी देने वाला हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, संभाल करके चलने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। विदेश की यात्रा धन का व्यय करवाने वाला होगा। द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि आपके धन को लेकर के उतार चढ़ाव, आपके वाणी को लेकर के उतार चढ़ाव, और चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं घर में कलह। और राहु की दशा अंतर्दशा चलती है और आपको प्रॉपर्टी लेना है तो सोच समझ के लें, नहीं तो उस दौरान, सिर्फ उस दौरान आपको लीगल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कब? तो जब राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो उसका आपको ध्यान रखना है। राहु के पास भी बलाबल बहुत बढ़िया माना जाएगा। मंगल के ऊपर चलते हैं। 22 डिग्री का मंगल कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान है। यहां पर देखें, भाग्येश है मंगल और 50% बलाबल के साथ वृद्ध अवस्था का मंगल यहां बैठा हुआ है। अपनी ही राशि में है मंगल, और इस कुंडली में मंगल को देखें तो मंगल सबसे योग कारक ग्रह कहलाएंगे। मतलब सबसे कारक ग्रह को हम योग कारक कहते हैं। तो इस कुंडली में जो मंगल है योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो सुखेश है और भाग्येश है, और वो भाग्य भाव में ही बैठे हुए। तो मंगल आपकी कुंडली का सबसे पॉजिटिव ग्रह है और सबसे बलवान भी बैठा हुआ है। षडबल में भी मंगल का बल सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। तो यहां पर मंगल
आपका पूर्ण साथ देने वाला है, आपका भाग्य आपका पूर्ण साथ देने वाला है और आप भाग्यवान कहलाएंगे, आप भाग्यशाली कहलाएंगे, क्योंकि आपका भाग्येश मंगल आपका साथ दे रहा है। यहां पर बैठा हुआ मंगल पिता की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ करवाने वाला होगा और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, धन का व्यय करवाने वाला होगा और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, आपको पराक्रमी बनाएगा, दौड़ भाग करवाने वाला होगा और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 4th भाव के ऊपर, सुखों में वृद्धि कर देंगे, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख आपको देने वाला होगा मंगल। तो मंगल की स्थिति बहुत ही बढ़िया है कुंडली में। शनि के ऊपर चलते हैं। 14 डिग्री का शनि वक्री होकर के 12वें भाव में विराजमान है। इस कुंडली में शनि को देखें तो शनि मारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वो षष्ठेश और सप्तमेश हैं। मार्केश है शनि, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव से देखें तो षडाष्टक दोष बन रहा है शनि का, यानी कि यहां से 6 घर और यहां से 8 घर दूर शनिदेव विराजमान है। तो यह विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। विवाह के लिए शनि का 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, धन का व्यय, फिजूल खर्च करवाने वाले होंगे, अस्पताल के चक्कर लगवा सकते हैं आपको। यहां पर बैठ करके शनि की 3री दृष्टि धन भाव, वाणी भाव पर पड़ेगी तो धन संबंधी थोड़ी परेशानी, परिवार वालों के साथ मतभेद करवा सकता है। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देने वाला होगा। हालांकि शनि अपनी ही राशि को देखेगा तो शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा आपको और शत्रु हंता योग एक प्रकार से बना देगा, यानी कि शत्रुओं से आपकी रक्षा करने वाले होंगे शनि। क्यों? क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है शनि। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये इनकी नीच की दृष्टि है और आपके बनते हुए कार्यों को शनि विलंबित करेगा और आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और दशाओं को हम देख लें तो सूर्य की महादशा आपको फिलहाल चल रही है जो कि 28 सितंबर 2020 तक रहने वाली है। तो 28 सितंबर 2020 तक सूर्य की महादशा आपके लिए बढ़िया है। हालांकि 6ठे भाव में है सूर्य, फिर भी इसको बलवान करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आपको चंद्रमा की महादशा प्रारंभ होगी जो कि 10 वर्षों के लिए रहेगी, 2030 के सितंबर तक। तो चंद्रमा की महादशा में आपके धन के खर्चे बढ़ सकते हैं और आपकी यात्राएं हो सकती हैं दूर दराज की और आपका मन, आपका कंसंट्रेशन वीक हो सकता है। तो चंद्रमा को थोड़ा पॉजिटिव करने की आपको आवश्यकता है। मंगल की दशा जो कि चंद्रमा के बाद आएगी वो आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है और उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला होगा। चलिए सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं और इनके एजुकेशन और करियर को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो 5वें भाव के स्वामी ग्रह गुरु 3रे भाव में जाकर के बैठे हुए, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी यदि इनको एजुकेशन में सफलता चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी यदि एजुकेशन में सफलता चाहिए, अदरवाइज दिक्कत देखने को मिलेगा, आसानी से सक्सेस नहीं मिलने वाला है। करियर कैसा रहेगा? करियर की बात करते हैं तो करियर भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, जाकर के 5वें भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग जरूर बना रहे हैं लेकिन अस्त हैं और वक्री हैं। तो शुक्र का अस्त होना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इनके लिए। और करियर किस क्षेत्र में बनाएं तो देखिए, आपका मंगल बहुत अच्छा है, आपका सूर्य 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो पुलिस के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। एसएससी वगैरह आप निकाल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि शनि पर है, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है और शनि और मंगल टेक्निकल क्षेत्रों में व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी यहां पर नजर आ रहा है, आप इंजीनियरिंग के भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा छोटा सहयोग मेडिकल फील्ड का भी है, लेकिन मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको पढ़ाई बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको मेडिकल फील्ड में सफलता मिलने वाली है। और उसके लिए आपका 5वां भाव बहुत ज्यादा बली नजर नहीं आ रहा। तो यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पुलिस वगैरह के क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, चंद्रमा जो कि कंसंट्रेशन देता है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, वो पीड़ित है क्योंकि यहां पर पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ी परेशानी है। और जो 5वां भाव है वो वीक है जो कि शिक्षा का होता है, इसलिए परेशानी साफ साफ नजर आ रही है।
इसके बाद इन्होंने बोला है खेल कूद एवं मित्रों के साथ ज्यादा वक्त व्यतीत करता है, वो नजर आ रहा है, इनकी उम्र भी है इन चीजों को करने की। मंगल बलवान है इनकी कुंडली में और जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, तो खेल कूद में ये ज्यादा रहने वाले हैं। और वो नजर आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन वीक होने की वजह से ये चीजें कर रहे हैं। गुस्से वाला है, गुस्से वाले इसलिए हैं क्योंकि इनका जो लग्न है वो अग्नि तत्व प्रधान है, इनकी कुंडली अग्नि तत्व प्रधान है, इनकी राशि और इनका लग्न दोनों ही सिंह बनता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे लोग जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। करियर किस क्षेत्र में होगा इन्होंने पूछा है, वो मैंने आपको बता दिया कि पुलिस, उसके बाद इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल। और मेडिकल का जो क्षेत्र है वो एजुकेशन वाइज देखा जाए तो कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बड़े अधिकारी बनने का योग कैसा है, इनके फादर ने पूछा है कि कुंडली के अनुसार बड़े अधिकारी बनने का योग कैसा है। देखिए, यदि आप सिविल सर्विसेज वगैरह सोच रहे हैं तो पंचम भाव जो है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही कुंडली का जो दसम भाव है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी सूर्य और मंगल की स्थिति को देख करके और इवन गुरु को भी देख करके मैं इतना कह सकता हूं कि पुलिस वगैरह के क्षेत्र में ये बच्चा अच्छा कर सकता है। लेकिन यदि आप सिविल सर्विसेज तक जाने की सोच रहे हैं इनके लिए, तो उसके चांसेस थोड़े वीक नजर आते हैं। गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या फिर बिजनेस के योग ज्यादा है, इनके फादर ने पूछा। देखिए, बिजनेस के योग तो कम नजर आ रहे हैं, जॉब की तरफ ही इनको आगे बढ़ाने से आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी चाहिए तो सूर्य को इनको बढ़िया बनाना पड़ेगा, थोड़ा सूर्य को बलवान कर लेंगे तो सरकारी नौकरी इनको मिल जाएगी। इसके बाद पूछा गया है कि इसके शिक्षा करियर को लेकर के मेरा मन बहुत चिंतित रहता है। निश्चित सी बात है कि यदि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो माता पिता चिंतित रहेंगे। चंद्रमा की दशा आने वाली है, मैं कुछ उपाय दे रहा हूं ताकि इनका मन शांत होता चला जाए और इससे जो है इनको कंसंट्रेशन में लाभ मिलेगा ताकि ये अच्छे से पढ़ाई कर सकें। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है और नवमांश कुंडली में भी देखा जाए तो चंद्रमा राहु की युति बन रही है। इसका मतलब इनका जो कंसंट्रेशन है वो वीक रहने वाला है। गुरु केतु का चांडाल दोष वहां पर बन रहा है। सूर्य शनि की राशि कुंभ में जाकर के विराजमान है, तो सूर्य की पोजीशन भी कोई बेहतर नहीं होती हुई नजर आ रही है और मंगल की प्लेसमेंट भी थोड़ी वीक हो जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भी इनका जो कंसंट्रेशन है वो वीक ही रहने वाला है। तो कंसंट्रेशन के ऊपर सबसे ज्यादा आपको काम करने की आवश्यकता है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। आसान से उपाय मैं देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और इन उपायों को ये कर पाए। नित्य सूर्य को अर्घ देंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे वहीं पर खड़े होकर के कम से कम 21 बार, चाहे तो 108 बार भी आप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार आपको जाप करना है कम से कम। किसी भी सूरत में पिता का अपमान नहीं करना है, आजीवन आपको पिता का सम्मान करना है। हर गुरुवार मंदिर जाएं, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे। इससे आपका मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और आखिरी उपाय है आपके लिए, गले में 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्ष के दाने आप धारण कर सकते हैं लाल धागे में, और शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को आप इसे धारण कर लें। इससे भी आपको सफलता देखने को मिल जाएगी, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, ये था इस 14 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।